कंफर्म करके आपको बता दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा और आते जरूर। नहीं नहीं, वहाँ क्या है, वहाँ टेक्नीशियंस और सुपरवाइजर्स को इतना फ़ायदा है, मतलब इंजीनियर्स को नहीं, क्योंकि वहाँ ओवर टाइम बहुत मिलता है। हम लोगों को तो आप मतलब अपन लोगों को तो नहीं मिलेगा, ऑफिसर्स को तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो वो हमसे ज़्यादा सैलरी ले लेता है किसी किसी महीने में, तो ये फ़ायदा है। वो थर्मल पावर प्लांट्स में भी होता है, बिल्कुल, टेक्नीशियंस बहुत अच्छा कमाते हैं। टेक्नीशियंस का ज़बरदस्त, बहुत तो हम सारे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, हमारे साथ अशोक कुमार मीणा जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए कोटा से आए हैं। जो हमारा परमाणु रिसर्च इंस्टीट्यूट है रावतभाटा, वहाँ पे कैसी कार्यप्रणाली रहती है, किस प्रकार से काम होता है, आपको क्या जानने की आवश्यकता है और क्या चीज आप पूछ सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भी आप शुरुआत करते हैं अपने पूरे करियर में, क्लास शायद 5वीं से लेके अब तक, और स्पेशली सारे के सारे केमिकल इंजीनियर्स हैं, तो अणु, परमाणु, एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, ये सब सुनने में भी आता रहता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सारी चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब वहाँ काम कर रहे होते हैं तो हमारा क्या अनुभव होता है, वही अनुभव जो है आज सर हमारे साथ साझा करेंगे। तो एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे सर। मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया, सर को धन्यवाद भी कहता हूँ कि सर ने अपना टाइम निकाला और आज जो है बच्चों के साथ शेयर कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज किसी भी कार्य में ये रहती है कि आपका अनुभव कैसा है, आप क्या काम कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। ये जब विद्यार्थी को पता चलता है तभी हम उस चीज को आगे देख पाते हैं कि क्या हम इसमें योगदान दे सकते हैं या क्या हमें करना चाहिए। तो आगे के इसी कार्यक्रम के लिए मैं सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि सर जो हमारा सेशन है उसको आगे बढ़ाएं। इससे पहले जो हमारी घड़ी रहती है, जब भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ते हैं तो माल्यार्पण की जो व्यवस्था है उसके लिए हमारे शैलेंद्र कुमार सर, हमारे IIC के प्रेसिडेंट अमृत जी जांगीर को आमंत्रित करूंगा, जो कि सर और आगे इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे सर के सेशन के साथ ही। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जोश है? चलो हम स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एवरीवन। हम आज क्या है स्टार्ट करेंगे, हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर पावर एंड इट्स एनर्जी फ्यूचर, एक्सप्लोरिंग न्यू जॉइंट वेंचर अश्विनी। अश्विनी क्या है, अभी NPCIL और NTPC का नाम सुना है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। जितने भी इंडिया के ऑलमोस्ट जो थर्मल पावर प्लांट्स चल रहे हैं वो NTPC चलाती है, और इसके अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। स्टेट ऑन्ड होते हैं और NTPC ऑन्ड होते हैं। ऑन मतलब मालिक कौन है उनका ना, तो दो तरीके से थर्मल पावर प्लांट चलते हैं, एक स्टेट ऑन्ड और एक NTPC ऑन्ड। तो हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर पावर एक्चुअली कैसे जनरेट होती है, आज का मतलब देश में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितनी एनर्जी हम बनाते हैं, कितनी हमें ज़रूरत है, और हमारा फ्यूचर जो नरेंद्र मोदी जी का गोल है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, वो क्या है। नेट जीरो के बारे में जानेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में जानेंगे, ये सब क्या होता है। अश्विनी एक हमारा स्टार्टअप है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे आपको आइडिया लगेगा कि नया जो कोई स्टार्टअप होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस करनी होती है। रेगुलेटर होता है और एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होती है, मतलब जो वैधानिक कंप्लायंस बोलते हैं, जिनको कुछ वैधानिक आवश्यकताएं पूरी करनी होती है और कुछ रेगुलेटरी आवश्यकताएं पूरी करनी होती है किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले। जैसे क्या होता है कि आजकल आप देखते हो ना, क्योंकि बहुत सारे अवैध धंधे पकड़े जा रहे हैं। वो क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मीडियम स्केल पर पता नहीं होता है कि हमें क्या क्या कंप्लायंस पूरे करने हैं। वो एक्चुअली नहीं पता होने की वजह से भी हो सकता है और आनाकानी की वजह से भी हो सकता है। तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि अगर कोई स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या फिर लार्ज स्केल का कोई इंडस्ट्री हम सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होती है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करें ओके।
ये है आज का हमारा देश का प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो। हम कितना टोटल एनर्जी जनरेट करते हैं, वो है 453 गीगावाट। ये एक्चुअली हर साल हमारा 6 से 7% बढ़ रहा है, और 2050 तक हमारा जो गोल है वो एक्चुअली हमें अभी क्या है कि जो एनर्जी मैक्सिमम हमारी जनरेट होती है वो आप देखेंगे कि कोल बेस्ड है। 48% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है कोल बेस्ड है। बाकी हमें सोलार से मिल रही है, स्मॉल हाइड्रो से मिल रही है, न्यूक्लियर से 2% के आसपास है, लेकिन अभी इसको बढ़ाने का चल रहा है, और इसके अलावा विंड एनर्जी से मिल रही है। अब हमारे फ्यूचर एक्चुअली करंट चैलेंज क्या है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज जो है, पर्यावरण का जो परिवर्तन हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग आप नाम सुने होंगे, हर डेकेड्स में कुछ डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर अपना बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए या उस पर कंट्रोल रखने के लिए डीकार्बनाइजेशन का हमारी गवर्नमेंट का एक एम है। उसको हमें अचीव करना है नेट जीरो बाई 2070। अब एक टर्म होती है नेट जीरो और एक होती है कार्बन न्यूट्रल, दो टर्म होती है, इनके बारे में अपन देख लेते हैं। नेट जीरो का मतलब है कि आप जो कार्बन एमिशन करते हो, जैसे आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कार चलाते हो, किसी भी तरीके से हमें कार्बन एमिशन नहीं करना है, वो होता है नेट जीरो। और ये अचीव कैसे होगा? हम कार चलाएंगे डीजल या पेट्रोल की जगह, तो वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हमारे ट्राम्स है, कार है, उन सबको ट्रेन्स है हमारे। दूसरी टर्म है कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल हमें होने का हमारा टारगेट है 2050 तक। कार्बन न्यूट्रल क्या है? जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हो, मतलब उत्सर्जन कर रहे हो, उतना आपको उसका सिंक देना है। सिंक मतलब उसको यूज करने वाली चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। जैसे आपका पेड़ पौधे हो गए, CO2 कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही आपका ओशियन लाइफ हो गई, समुद्री जो लाइफ है, उसमें भी आपको CO2 का कंजम्पशन बढ़ाना है। उसके थ्रू हम कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट रखते हैं 2050 तक का। अब उसे अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों गोल को अचीव करने के लिए डीकार्बनाइजेशन, नेट जीरो एमिशन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ये हमें 500 गीगावाट तक हमारी जो है, मोदी जी का टारगेट है कि हम 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी इटसेल्फ अकेले इससे लाएंगे खाली। और नॉन फॉसिल फ्यूल्स के जो है अभी तक हमारा बढ़ रहा है, लेकिन इसको हमें बाद में ग्रेजुअली कम लेके जाना है। जो हमें अभी हमारा 48% है, इवन मोर देन 48% है, उसको हमें धीरे धीरे कम करना है। सोलार और न्यूक्लियर पावर सेक्टर, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में हम नए कुछ रिएक्टर्स लगाने वाले हैं। रिएक्टर्स कैसे काम करता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। 2031 तक हम नए 21 रिएक्टर लगाएंगे, और मोदी जी का टारगेट है कि 25% ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री, उसका हमें 25% अकेले न्यूक्लियर पावर से देना है, ताकि न्यूक्लियर पावर प्लस ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम कहेंगे, उसके थ्रू हमें मोर देन 50% हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करना है। अभी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की 3 स्टेज है बेसिकली इंडिया में। पहले स्टेज में हम 2 तरीके के रिएक्टर होते हैं, एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, हम बात करेंगे इसके बारे में, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। एक हैवी वाटर का नाम सुना है, भारी पानी का आपने, क्या फॉर्मूला है? D2O। नॉर्मल वाटर का क्या है? H2O। वेरी गुड। तो D2O को हम यूज करते हैं। न्यूट्रॉन्स का नाम सुना है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल्स में तीनों मैटर होते हैं। तो PHWR बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेज का रिएक्टर है। इसमें हम नेचुरल यूरेनियम यूज करेंगे और इससे प्लूटोनियम प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी तो प्रोड्यूस करेंगे, इसके साथ हम प्लूटोनियम यूज करेंगे, प्लूटोनियम प्रोड्यूस करेंगे। प्लूटोनियम के पर्पज क्या है? आगे की स्टेज के रिएक्टर्स में काम आएगा। प्लस दूसरा जो हमारा स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जो रक्षा क्षेत्र है, आपको पता होगा हमारे जो जितने भी एटॉमिक वेपन्स होते हैं वो किससे बनते हैं? मोस्टली वो प्लूटोनियम यूज करते हैं, प्लूटोनियम और यूरेनियम 235। लेकिन क्या है कि प्लूटोनियम हमारा अच्छा फिसाइल कंटेंट रखता है, मतलब बेसिकली फिशन रिएक्शन का नाम सुना है? विखंडन अभिक्रिया। न्यूक्लियर रिएक्टर सारे विखंडन अभिक्रिया पर बेस्ड होते हैं। हम उसके बारे में अभी बस कुछ ही देर में बात करने वाले हैं। ये हमारे 3 स्टेज प्रोग्राम है, जिसमें हमने पहले में नेचुरल यूरेनियम यूज किया,
उससे प्लूटोनियम बनाया, फिर दूसरे स्टेज में हमने यूरेनियम वापस प्रोड्यूस किया और उसे तीसरे स्टेज में यूज़ किया, और तीसरे स्टेज से आप देखोगे वापस हमने यूरेनियम ही यूज किया था 233, थोरियम साथ में यूज किया था। थोरियम का नाम सुना है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, प्रोटोएक्टिनियम, है ना, एक्टिनाइट्स की सीरीज है लास्ट में। तो इससे हम यूरेनियम यूज करेंगे थोरियम के साथ और फिर वापस यूरेनियम बनाएंगे, तो ये आगे के रिएक्टर्स में आगे काम आएगा। तो अभी करंट सिनेरियो ये है कि हम PHWR मतलब फर्स्ट स्टेज के रिएक्टर्स तो चला रहे हैं, सेकंड स्टेज के हम टेस्ट रिएक्टर्स बना लिए हमने, और थर्ड स्टेज के लिए हमने थ्योरेटिकल कंप्लायंस पूरे हो गए और बेसिकली रिसर्च रिएक्टर्स इनके आ गए, तो जल्दी ही इन पे हम शिफ्ट होने वाले हैं। ये है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोटोटाइप, बेसिकली कैसे काम करता है। तो इसमें क्या है कि हम रिएक्टर की कोर में यहाँ यूरेनियम के बंडल्स रखते हैं, इनके वीडियो अभी दिखाएंगे आपको, कैसे बंडल हम लोड करते हैं, कैसे फिशन होता है, वो विखंडन अभिक्रिया कैसे होती है। बेसिकली ये यूरेनियम है और इसके अंदर हम पानी फ्लो कराते हैं। जब विखंडन अभिक्रिया शुरू होती है तो यहाँ से हीट जनरेट होती है, उस हीट को कैरी करके हम स्टीम जनरेटर में ले जाते हैं, यहाँ से स्टीम जो बनती है उसको टरबाइन में ले जाते हैं, उसके बाद नॉर्मल जैसे थर्मल पावर प्लांट काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं। बेसिकली ये जो स्टीम जनरेशन का साइकिल है वो डिफरेंट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है। चेन रिएक्शन क्या होती है? चेन रिएक्शन क्या है कि यूरेनियम का कोई न्यूक्लियाइड होगा, यूरेनियम भी चेन रिएक्शन करता है, प्लूटोनियम भी चेन रिएक्शन करता है, फर्क इनकी न्यूट्रॉन की एनर्जी का होता है बस। ये यूरेनियम 235 किसी भी एनर्जी के न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है, ये न्यूट्रॉन एक अब्जॉर्ब करेगा, कंपाउंड न्यूक्लियाइड बनाएगा यूरेनियम 236, वो टूटेगा तो दो फिशन प्रोडक्ट बनेंगे, विखंडन के उत्पाद बनेंगे दो, इसके साथ हमें एनर्जी मिलती है और 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं साथ में। अब जो ये न्यूट्रॉन है, जो देखो फर्क क्या है, एक रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में और परमाणु बॉम्ब में क्या फर्क है? बस सिर्फ एक ही फर्क है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं लास्ट में 3, अगर मैं इनको नहीं रोकता हूँ, अगर इसको नहीं रोकता हूँ और सारे जितने निकलने चाहिए उतने ही निकलते रहेंगे, तो ये आपका रिएक्टर नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका बॉम्ब। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मैं न्यूट्रॉन्स का अब्जॉर्बर लगाऊंगा और मुझे एक ही न्यूट्रॉन पर फिशन चाहिए, बस एक फिशन से निकलने वाला न्यूट्रॉन अगर एक है तो हमारी चेन रिएक्शन बनी रहेगी, वो अनकंट्रोल्ड नहीं होगी, सुपर क्रिटिकल नहीं होगा रिएक्टर। एक क्रिटिकल मतलब एक जितना आपने यूज किया था न्यूट्रॉन उतने आपने न्यूट्रॉन बना दिए, तो उससे क्या होगा कि आपका अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन नहीं होगी और वो बॉम्ब में कन्वर्ट नहीं होगा। बॉम्ब बेसिकली क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर आप कह सकते हो उसको, जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है, हम बात बताएंगे इसके बारे में आगे। ये हमारे करंट जो रिएक्टर्स चल रहे हैं वो है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। आपको सुना है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? तारापुर 1-2, जो 1969 में कमीशन हुआ था और तब से अभी तक चल रहे हैं। अभी कुछ इसमें छोटी सी समस्या है बॉयलर साइड में, तो उसके लिए हमने बंद कर रखा है प्रोजेक्ट मोड में, 1-8 साल में वापस चल जाएगा। उसके बाद सेकेंड पावर स्टेशन कौन सा था? राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन 1 और 2। ये 2 पावर स्टेशन है जिन्होंने मतलब इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की नींव रखी थी। जो तारापुर वाला है वो भी इंडिजिनस था और राजस्थान वाला भी इंडिजिनस मतलब इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ था, कहीं से लाई हुई नहीं थी। जो पहला रिएक्टर था हमने पूल रिएक्टर बोलते हैं, बाबा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, नाम सुना आपने? इंडिया के पावर प्रोग्राम के जो जनक जिसे हम कहते हैं वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को बोलते हैं। उन्होंने ही हमें 3 स्टेज प्रोग्राम दिया। 3 स्टेज प्रोग्राम के हमें बेनिफिट्स हमने आपको बताया कि उससे आपको प्लूटोनियम मिलता है, अगले पीढ़ी के रिएक्टर्स के लिए फ्यूल मिलता है, फिर उसी फ्यूल को यूज करके हम उससे आगे वाली पीढ़ी मतलब थर्ड स्टेज के रिएक्टर्स में यूज करते हैं। अब क्या है कि अभी हमारा जो यूरेनियम हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्रांस से, और हमने इतने सारे स्टेज रिएक्टर्स क्यों बनाए? क्योंकि हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है। यूरेनियम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया बहुत स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है। इसमें क्या है कि अभी आप यूरेनियम 235 बाहर से इंपोर्ट करते हो, नेचुरल यूरेनियम, थोरियम आपके पास भरा हुआ है। अभी हम थोरियम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्लूटोनियम चाहिए थोरियम को यूज करने के लिए, क्योंकि आपको रिएक्शन प्लूटोनियम किसी भी एनर्जी के साथ रिएक्ट करता है, किसी भी एनर्जी के न्यूट्रॉन के साथ, लेकिन थोरियम में ऐसा नहीं है, वो फास्ट रिएक्टर्स में काम आता है।
इसलिए हम डायरेक्ट अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम बाहर से ले रहे हैं, उससे नेचुरल यूरेनियम को यूज करके प्लूटोनियम बनाएंगे। प्लूटोनियम को थोरियम के साथ मिक्स करके ये फिर आगे के रिएक्टर्स में काम आएगा और उससे हम यूरेनियम 233 बनाएंगे। बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं यूरेनियम 233 जो इंपॉर्टेंट होता है, 235, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 240, 241। ये 4-5 जो है कंपोनेंट्स है आइसोटोप्स है बेसिकली जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे न्यूक्लियर इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये रिएक्टर्स की बात हो गई। हमारे जो ऑपरेटिंग रिएक्टर्स है, अभी 24 नंबर ऑफ रिएक्टर्स है, 8180 मेगावाट हम बना रहे हैं। ये हमारे तारापुर का रिएक्टर है जो एकदम समुद्र के किनारे बनाया हुआ है। ये राजस्थान रावतबटा साइट है। इसमें हमने 8 रिएक्टर्स इंस्टॉल कर रखे हैं। जो 7-8 नीचे दिख रहा है ये वाला, अभी इसको कमीशन कर दिया है। ये फोटो मेरे पास एक्चुअली पुरानी है, अभी ये कमीशन हो गया है। और इससे जस्ट पहले जो कमीशन हुआ था वो गुजरात का हुआ था, जिसमें मोदी जी गए थे उनको इनॉग्रेट करने के लिए, क्रिटिकल करने के लिए। किसी भी रिएक्टर का क्रिटिकल होने का मतलब है कि उसकी चेन रिएक्शन सस्टेन बनी हुई है, मतलब चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई और वो कंट्रोल तरीके से चल रही है, बस ये मतलब है। 2-3 स्टेज होती है, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल हमें नहीं होने देना है। अनकंट्रोल्ड सुपर क्रिटिकल हमारा एटॉमिक बॉम्ब होता है खाली, है ना। रिएक्टर जो है हमारा कंट्रोल्ड वे में क्रिटिकल रहता है। ये हमारी कायगा कर्नाटक की साइट है। ये कुडनकुलम की है, कन्याकुमारी की। ये सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी के रिएक्टर्स हमारे इंस्टॉल्ड है। 1000 मेगावाट का एक रिएक्टर है, बेसिकली 3000 मेगावाट का है, लेकिन 1000 मेगावाट हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है इससे। तो अभी तक के सबसे बड़े हैं, लेकिन अब 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाले कैपेसिटी वाले हमारे रिएक्टर्स आने वाले हैं 2031 तक। ये रावतवाड़ा राजस्थान साइट है। ये तारापुर का था पहला रिएक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे। अब बात है कि अगर हम एटॉमिक सेक्टर में काम करते हैं, रिएक्टर्स हम लगाते हैं, तो पब्लिक को क्या इससे डोज लगती है? क्योंकि सबसे बड़ा डर तो यही है कि आपको डोज लगती है कि नहीं लगती। तो डोज ना लगे उसके लिए हमने क्या किया है, बेसिकली कुछ बैरियर्स दिए हैं। आप देखोगे सबसे अंदर कोर के अंदर ये फ्यूल रखा है। सबसे पहला फ्यूल के ऊपर क्लैड लगाते हैं जिरकोनियम का, जिरकोलॉय 2 एक अलॉय होता है, उसकी क्लैड लगा देते हैं। तो ये बैरियर्स है, फ्यूल खुद बैरियर है, फ्यूल के बाद क्लैडिंग बैरियर है, प्राइमरी कूलेंट की बाउंड्री है, कंटेनमेंट है, इसको कंटेनमेंट बोलते हैं। ये जो बाहर दिख रही है बिल्डिंग, ये कंटेनमेंट है। ये प्री स्ट्रेस्ड होता है और ये इतना मजबूत है कि इसके ऊपर बोइंग का अगर एयरक्राफ्ट क्रैश करता है तो भी ये बिल्डिंग टूटेगी नहीं, इतना मजबूत है। और बेसिकली 2 डबल कंटेनमेंट है, 600 mm की 2 बिल्डिंग है, उनके बीच में 2 मीटर का गैप होता है, फिर बाद में दूसरी कंटेनमेंट होती है। तो पब्लिक को बाहर में कोई भी डोज नहीं लगती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से लगने वाली डोज जो है, आप एक केला जो खाते हो उसके बराबर होती है। एक केला आप रेगुलर खाते हो, उससे जितनी डोज लगती है वो उसके बराबर भी डोज न्यूक्लियर पावर प्लांट से नहीं लगती है साल भर में, इतनी कम लेते हो। इवन दूध आप एक कप पीते हो उसमें भी उससे ज़्यादा डोज होती है। एक एक्सरे लेते हो उसमें भी आपकी डोज जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़्यादा हो जाती है। ये हमारा हमारा नहीं, बेसिकली ये 5 देश मिलके फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं। फ्यूजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का नाम सुना है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलके हीलियम एटम बनाते हैं। अब वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और ट्रीशियम होता है, एक हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है। 1H2 जो आपका हाइड्रोजन है, 1H3 आपका ट्रीशियम है। तो इनको आप फ्यूज करते हो और हीलियम में कन्वर्ट करते हो, उसके साथ एनर्जी मिलती है। इस पर बेसिकली काम चल रहा है अभी। ये 5 कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, फ्रांस, जापान, मिलके ये फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं। तो इसकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रहती है और बीच में प्लाज्मा बनता है। उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अश्विनी अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। ये बेसिकली NPCIL और NTPC के ऑनरशिप में बनी है और इसका काम है, माही बांसवाड़ा साइट की 4 यूनिट बनी है 700 मेगावाट की। अभी तो इनको वो चलानी है। ये चलाने के लिए हमने इसको बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फॉर्म किया है। NTPC और NPCIL को इसकी ऑनरशिप दी गई है। इसका पर्पज यही है जो मैं बता रहा था कि नेट जीरो हमारा जो 2070 तक मोदी जी का गोल है, उसको अचीव करने के लिए ही न्यूक्लियर पावर सेक्टर को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये सब नए प्लेयर्स को मार्केट में ला रहे हैं।
ये जो डील हुई थी उसकी फ़ोटो है, एनटीपीसी और एनपीसीआई के सीएमडी है दोनों तरफ। अब हम बात करेंगे कि आपको कोई भी स्टार्टअप अगर करना है, किसी भी तरीके का हो सकता है, वो आपका सर्विस सेक्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, उन सब के लिए आपको कुछ स्टेट्यूटरी, वैधानिक और कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस पूरी करनी होती है। उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर वो सब पूरी नहीं होती है तो आपको पेनल्टी भी लगती है, आपके लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं, आपको ऑपरेट करने के लिए मना भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। तो उसमें आपको क्या बिजनेस स्ट्रक्चर आपको सेलेक्ट करना है, किस टाइप का है, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, और उसको आपको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना होगा। उसके बाद है स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इसमें जैसे बेसिकली क्या है कि आपको जो लेबर लॉज है, टैक्स की लाइबिलिटीज़ है और ऑडिट की फॉर्मेलिटीज़ है, वो सब पूरी करनी होती है। इनको बोलते हैं स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट। BIS सर्टिफिकेशन होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसमें आपको जो सर्विस आप दोगे उसकी क्वालिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आपको लेने होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट है, वो आगे आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, जो आप कुछ देखो, कुछ होते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़, कुछ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को तो आपको पता है कि सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, आपका ग्रेजुइटी मिलता है और पेंशन स्कीम भी कुछ जगह है, कुछ स्टेट्स में, कुछ में नहीं है, और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन क्या लेबर जो होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनके लिए भी आपको रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 है, उसको फॉलो करना होता है। अदरवाइज कई बार आपकी रेट पड़ती है और आपके लाइसेंस जो है कैंसिल किए जाते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी, ये आप सब लोग जानते ही हो। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे कौन कौन से काम के हैं। अभी जैसे हमें कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लगानी है तो पब्लिक को डोज ना लगे, उसके लिए हमने कुछ बाउंड्रीज बना रखी है। सबसे पहला प्लांट बाउंड्री जो 500 मीटर की होती है। उसके बाद एक्सक्लूजन जोन होता है जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का हैबिटेट नहीं अलाउ किया जाता। बेसिकली आपको वहाँ रहने नहीं दिया जाता किसी भी तरीके से। कोई भी जैसे आपको नया कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया जाएगा, वहाँ 24 घंटे रहने की परमिशन नहीं होगी, ताकि इन केस अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो इस एरिया में किसी को डोज ना लगे। उसके बाद ये इमरजेंसी प्लानिंग जोन होती है जो इमरजेंसी केस के लिए बनाई होती है। ये कुछ रिजेक्शन क्राइटेरिया है कि अगर ये सब मीट होते हैं तो आप वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा सकते हो। जैसे अर्थक्वेक है, जोन 5 के एरिया में नहीं आना चाहिए। सॉइल का लिक्विफिकेशन, मृदा का लिक्विफिकेशन वाली जगह नहीं होनी चाहिए कि इंजीनियर्स फीचर्स आप लगाओ, कुछ इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स आप लगाओ, यूज करो, उसके बाद भी आपकी जो ज़मीन है उस पर आपकी नींव बेसिकली अगर स्टेबल नहीं रहती है तो वो सॉइल टेस्ट में आती है, अगर वो पास नहीं करती है तो आप नहीं लगा सकते हो। एयरक्राफ्ट का इम्पैक्ट, अगर स्मॉल एयरफील्ड है वो 5 किलोमीटर से अंदर है तो आप नहीं लगा सकते हो। मेजर एयरपोर्ट है तो उससे 8 किलोमीटर से दूर होना चाहिए। मिलिट्री एयर बेस है, जैसे बाड़मेर में जगह जगह मिलिट्री एयर बेस है, तो आप इस रोड के आसपास कहीं भी नहीं लगा पाओगे। एटलीस्ट आपको 15 किलोमीटर दूर लगाना पड़ेगा, दूर जाके। और अगर आपने रखा है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, मतलब मिलिट्री के कुछ ठिकाने हैं और वहाँ पे कुछ उनके क्या बोलते हैं एक्सप्लोजिव्स रखे हैं। एक्सप्लोजिव्स मतलब जो उनके हाँ असला बारूद जिसे बोलते हैं ना, वो अगर रखें तो उनको उससे 10 किलोमीटर दूर रखना है। अच्छा, एयरक्राफ्ट से हम दूर 5 किलोमीटर दूर क्यों रखते हैं? इसका रीज़न है कि एयरक्राफ्ट के जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना, वो या तो टेक ऑफ के टाइम पे होते हैं या लैंडिंग के टाइम पे होते हैं। तो लैंडिंग और टेक ऑफ में जो डिस्टेंस होती है वो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतनी लो हाइट पे होती है, इस वजह से हम दूर रखते हैं। बाकी ये नो फ्लाइंग जोन होता है, जहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हैं वो नो फ्लाइंग जोन्स होते हैं। उसके ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ा नहीं सकते, कोई भी सर्वेलेंस नहीं लगा सकते, आप कोई ड्रोन वहाँ नहीं ले जा सकते। अगर ले जाता है तो CSF वाला तुरंत उसको फायर कर देता है। ये NPCIL के कुछ वेंचर्स हैं, जैसे अश्विनी के बारे में हमने बात की, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड 2nd नंबर पे जो है। इसके अलावा इंडियन ऑयल के साथ हमारा एक MOU साइन हो रखा है, जो इंडियन ऑयल के साथ एनर्जी प्रोडक्शन को लेके काम करेगा। काफ़ी पुराना है, 2011 का, और एक LNT के साथ है। 3 ये हैं। इसके अलावा हम सोलर फील्ड में और विंड एनर्जी में हमने 10 मेगावाट का विंड फार्म लगा रखा है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट बताई थी कुडनकुलम कन्याकुमारी वाली, उसमें लगा रखा है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन, आजकल क्या आपने नाम सुना होगा ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बेस्ड कार। हाइड्रोजन वाली कार का नाम चल रहा है ना आजकल काफ़ी,
तो उसके लिए NPCL को दिया हुआ है कि आप जो है आपके यहाँ से पिंक हाइड्रोजन का जनरेशन कीजिए। ये बेसिकली डिफरेंट तरीके हैं, किस तरीके की एनर्जी यूज़ करके आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ग्रीन होगी, पिंक होगी, है ना, उन सब में हम नहीं जाएंगे। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी हमारा एक अलग वेंचर है। ये है NPCL का प्रोफाइल। NPCL 1987 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी। जो मैं बता रहा था आपको कि आपको कुछ रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पूरे करने होते हैं, वो उन्हीं की बात कर रहा था। देखो आप, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 ये एक्ट है जिसको NPCL को फॉलो करना होता है। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट 1948 वो हम फॉलो करते हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी रूल है 1996 का और 2003 का, वो भी हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा ये क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट, पर्यावरण और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनसे भी हमें क्लियरेंस लेने होते हैं कि हमारी वजह से वहाँ का जो फ्लोरा फोना है, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे जो हैं उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। और दूसरा, हम जो पानी या किसी भी तरीके का लिक्विड वेस्ट छोड़ते हैं उसको ट्रीट करके ही छोड़ना है, उसकी लिमिट्स क्या है, ये सब आपको जाननी है। इन केस अगर आप भी कुछ स्टार्टअप करते हो, मान लो अगर आप इंडस्ट्री यूज़ कर रहे हो, इंडस्ट्री आप इंस्टॉल कर रहे हो कोई सी भी, तो आपको जो आपकी यहाँ से वेस्ट जनरेट करोगे उसका डिस्पोजल जो करोगे उसका कुछ आप पार्ट जो है रिवर में छोड़ोगे, कुछ हो सकता है पोंड में छोड़ोगे, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इनकी सबकी रेगुलेशंस है कि आपको कितने TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स और टर्बिडिटी का आपको जो एनवायरनमेंट में छोड़ना है। अदरवाइज आप ये कंप्लाइंस पूरे नहीं करते हो तो आपको जो है वही बात है कि जो पहले मैं कह रहा था कि अवैध कारोबार चल रहे थे, पैसे पकड़े जाएंगे ना, तो इन सब से बचने के लिए आपको ये सारे फॉलो करने हैं अगर कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं। ऑथराइजेशन फ्रॉम SPCB क्या है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे यहाँ से जो भी एफ्लुएंट निकलते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारे क्या डीजल जनरेटर होते हैं, तो उनकी स्टैक हाइट हमारी 17 मीटर थी, तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने रूल्स चेंज कर दिए। अब उन्होंने कहा कि आपको 25 मीटर के स्टैक बनाने हैं, तो 5 करोड़ रुपए का एक स्टैक बनता है छोटा सा, वो हमने चार स्टैक बना के फिर वापस कंप्लाइंस पूरा किया। अदरवाइज हमको लाइसेंस भी नहीं मिलता वापस। हमको हर कंपनी को, जो हर इंडस्ट्री है उसको अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। ये भी आप ध्यान रखो कि अगर ऐसा नहीं है कि आपने इंडस्ट्री सेट कर दी तो आपको लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं होता। आपने हर 5 साल में आपके लाइसेंस रिन्यू होते हैं, डिपेंड करता है, 5 भी हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है। हमारे यहाँ हमको 5 साल में आप वापस से प्लांट चलाने की परमिशन लेनी होती है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से, और 10 साल में उनको हमारे सेफ्टी के जितने भी कंप्लायंसेस हैं वो पूरे करके दिखाने होते हैं कि हमारे यहाँ इतना सेफ्टी फीचर्स अभी भी जो इनकी एफिशिएंसी है बेसिकली वो इतना % बची हुई है। एनवायरनमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें तो ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा खुद का है। जो मैं बता रहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट वाला था, उनके कंप्लायंस को पूरा करने के लिए हमने खुद के सिस्टम्स बना रखे हैं। इसके अलावा हमारा ये है न्यूक्लियर, इसके अलावा जो मैं बता रहा था कि पंप क्या क्या और हम करते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन हमारा काम है, और सोलार में भी है, विंड प्रोडक्शन में हमारा 10 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये है NPCL के तीनों चारों वेंचर्स हैं। ये डॉक्टर ओमी जहांगीर बाबा है। थैंक यू सो मच। अभी हम आपको दिखाते हैं कुछ वीडियो, एक्चुअली प्लांट्स कैसे काम करते हैं। छोटा सा वीडियो है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आपको बहुत सारी ट्यूब्स दिख रही होगी, इनको हम प्रेशराइज ट्यूब बोलते हैं। इनके अंदर ही हमें फ्यूल रखना होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कैलेंड्रिया बोलते हैं, इन सबको एंड सील बोलते हैं। ये हेडर है और इसके ऊपर आपको अभी स्टीम जनरेटर दिखाई देंगे, तो इनका ऑपरेशन अभी आप समझ लीजिए, एक बार दिखेगा। मैं बीच में बोलता रहूँगा, आवाज़ आ नहीं रही है। ये कैलेंड्रिया है, मेन सेल कैलेंड्रिया का। ये साइड से चैनल है, जो रिफ्यूलिंग होती है वो इधर से होती है, इन दोनों तरफ से। ऑनलाइन रिफ्यूलिंग करते हैं, ऑनलाइन मतलब रिएक्टर चालू रहता है। कुछ रिएक्टर्स में ऑनलाइन रिफ्यूलिंग होती है, कुछ में ऑफलाइन रिफ्यूलिंग होती है। ये शट ऑफ रोड्स है, कंट्रोल रोड जिनकी मैं बात कर रहा था, ये ऊपर जो दिख रही है, इनके थ्रू ही आप जो है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हो। सारा जो इसमें बेसिकली
कुछ में SS और SS की रोड्स होती है, कुछ में ग्रेफाइट लगा होता है, अलग अलग डिजाइन होता है रिएक्टर्स के। बेसिकली मॉडरेटर का ही काम करता है। ये जो आपको दिख रहा है ये अभी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चल रही है इसके अंदर और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये ब्लू लाइट होती है, आपको देखोगे किसी भी, अगर आप कहीं कभी मौका मिलेगा तो आप स्पेंट फ्यूल देखोगे। स्पेंट फ्यूल जब भी होगा उसको न्यूक्लियर, अगर स्पेंट फ्यूल आपको मिलता है पानी के अंदर कहीं पे, वैसे जाओगे तभी दिखेगा, वैसे बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन पहचानने का एक तरीका है कि आप उसमें ब्लू लाइट दिखेगी, ब्लू लाइट दिखेगी। और उसको वो बेसिकली ब्लू क्यों होती है, क्योंकि उनको बोलते हैं हम सेरेंकोव रेडिएशंस। वो उनकी जो लाइट की स्पीड होती है पानी के अंदर, उनको फेज वेलोसिटी बोलते हैं, वो लाइट से भी ज़्यादा होती है। बेसिकली पानी के अंदर बोल रहा हूँ, वैसे तो लाइट से स्पीड किसी की ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आप पानी में बात करेंगे तो इन रेडिएशंस की स्पीड जो है पानी से ज़्यादा, लाइट से ज़्यादा होती है, इसलिए वो ब्लू लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये मैं आपको बता रहा था जो प्रेशर ट्यूब्स है, इसमें डबल ट्यूब्स होती है। ये अंदर वाली प्रेशर ट्यूब होती है, जिरकोनियम और नायोबियम की बनी होती है, मटेरियल है जिरकोनियम प्लस नायोबियम, उसकी बनी होती है। ये बाहर वाली है, इसको हम कैलेंडर ट्यूब बोलते हैं, इसको प्रेशर ट्यूब बोलते हैं। जो फ्यूल बंडल हम लोड करते हैं वो इस ट्यूब के अंदर लोड करते हैं। इस ऐसे ही करके ये 306 नंबर ऑफ ट्यूब्स है पूरे कैलेंडरिया के अंदर, और एक ट्यूब में आप 12 बंडल जो है लोड करते हो। मैं बंडल दिखाऊंगा अभी आपको कैसा होता है। अभी आपको बंडल दिखेगा, ये पानी इसके अंदर फ्लो होता है। हम 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का फोर्स इतना प्रेशराइज करके रखते हैं पानी को, ताकि जो है सैचुरेशन टेम्परेचर रीच ना हो। ये है आपका फ्यूल बंडल। ये कैसे बनता है अभी हम दिखाएंगे आपको ना। ये हमने लोड कर दिया, ये फ्यूलिंग मशीन है जो ऑनलाइन आपके रिएक्टर को रिफ्यूल करती रहती है। ये आपने स्पेंट फ्यूल जो यूज हुआ था, स्पेंट मतलब जो आपने यूज कर लिया जिससे आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, उसको हमें ले जाके स्पेंट फ्यूल बे बनाते हैं, उसके अंदर वापस कूलिंग के लिए रख देते हैं। 5 से 10 साल हम इसका कूलिंग करते हैं, फिर बाद में इससे प्लूटोनियम निकालने के लिए रिप्रोसेसिंग यूनिट में भेज देते हैं। फिर BRC को जाता है और वहाँ इसके आगे जो स्ट्रेटजिक यूज है उसके लिए यूज किया जाता है, वहाँ पर स्ट्रेटजिक एप्लीकेशंस के लिए। ये किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिल्डिंग्स के बारे में बताएगा आपको। जैसे ये दोनों रिएक्टर, ये है रिएक्टर बिल्डिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिएक्टर बिल्डिंग है, ये टरबाइन बिल्डिंग है, यहाँ आपके ट्रांसफॉर्मर्स रखे हैं, और ये है स्टैक, जिससे आप जो रेट इस बिल्डिंग को आप नेगेटिव रखते हो। नेगेटिव रखने के लिए जो एयर आपको बाहर निकालनी है वो इस स्टैक के थ्रू बाहर निकालते हो। ये स्विच यार्ड है। ये है कंट्रोल बिल्डिंग, जहाँ पे सारा कंट्रोल रिएक्टर का कंट्रोल रूम बेसिकली जहाँ इंस्टॉल होता है। ये जो फोटो है आप इसमें देखोगे, ये वाला, इसमें देखोगे आपको ये छोटे छोटे जो है ये ग्रीन कलर के, ये है न्यूट्रॉन्स और ये है फिशन प्रोडक्ट्स, ये यूरेनियम है। अगर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये रिएक्टर अनकंट्रोल्ड होगा और ये बेसिकली एक एटॉमिक बॉम्ब में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारा अभी आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक फ़र्क समझा रहा हूँ एटॉमिक बॉम्ब और एक न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या फ़र्क होता है। ये मैंने आपको बताया था, नेगेटिव प्रेशर में रखते हैं। बस ये फ्यूल वाला देख लेते हैं, फ्यूल कैसे बनता है। नेचुरल यूरेनियम, इसमें हम यूरेनियम 235 और थोरियम दो चीज़ें होती हैं। नेचुरल यूरेनियम बहुत कम होता है, 0.7% ही होता है खाली। ये जो प्रोडक्ट है ये हम माइंस से निकाल के लाते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ जादूगोड़ा में है, छत्तीसगढ़ में है, यूरेनियम की माइंस है, वहाँ से लेके आते हैं और इसको येलो केक बोलते हैं, पीला केक बोलते हैं। ये हम लाते हैं, इसको बाद फिर ये पैलेट्स बनाई जाती है। इस पैलेट को हम
देख रहे हो आप ये। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये पैलेट जो है कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है वो मैं जस्ट बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये एक पैलेट है जो 10 ग्राम की है, खाली 10 ग्राम। वो कितनी एनर्जी बना सकती है? 1 टन कोयले के बराबर। या तो आप 1 टन कोयला जलाओगे तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या फिर आप 454 लीटर ऑयल यूज करोगे, या फिर 4,81,000 लीटर नेचुरल गैस यूज करोगे। उस इतनी गैस के बराबर खाली एक ये 10 ग्राम की जो पैलेट है वो सफिशिएंट है। तो इसलिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो न्यूक्लियर एनर्जी में इसलिए आ रहा है कि आप 25% तक जो है लेके जाइए 2050 तक, ताकि आपका जो डीकार्बनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो सके। क्योंकि आप देखिए कितना कम अमाउंट हम यूज करते हैं और कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप 27,000 kg, बेसिकली 1 टन भी नहीं है, अगर आप 1 kg यूरेनियम यूज करते हो तो 27,000 kg या उससे ज़्यादा, 27,000 टन सॉरी, उतना कोयला आपको यूज करना पड़ेगा 1 किलोग्राम यूरेनियम से निकलने वाली बिजली बनाने के लिए, उतने उसके बराबर बिजली बनाने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर फोकस कर रही है, क्योंकि इसमें आपको क्वांटिटी कम चाहिए और एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि एक फिशन से आपको 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये फ़र्क है। क्लाइमेट चेंज के लिए हम इसीलिए फोकस कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे, क्योंकि इससे किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होता है, CO2 एमिशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई वेस्ट डिस्पोजल नहीं है। हमारा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो हम हमारे पास ही रखते हैं। वो बेसिकली हम वेस्ट नहीं कह सकते उसको हम सेकंड स्टेज के रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं, और जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस है उनमें यूज करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद यूज करती है उसको। तो कोई भी ऐसा वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो 400-500 साल तक की एनर्जी का तो हमारे पास अभी नॉन सोर्स है। मतलब जो रिएक्टर, जो मैं थोरियम की बात कर रहा था, उसके रिजर्व्स इतने हैं कि 400-500 साल तक तो आप खाली थोरियम से चला सकते हो, अकेले थोरियम से। तो एनर्जी की पूरी रिक्वायरमेंट है वो अकेला न्यूक्लियर सेक्टर कर सकता है, लेकिन अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है, जल्दी से जल्दी इसको बड़ा किया जाए। हाँ, ये मैं आपको बता रहा था, ये देखिए आप, एक प्रेशर ट्यूब मैं जो बता रहा था कि एक चैनल के अंदर कैसे हमें पावर मिलती है। ये देखिए, वो जो पैलेट मैंने 10 ग्राम की बताई थी, ऐसी 24 से 25 पैलेट एक ट्यूब में रखते हैं, और वैसी 19 ट्यूब मिला के एक बंडल बनता है। एक बंडल में करीब 15 kg से 21 kg के आसपास आप यूरेनियम रखते हो, और एक बंडल से आप 1 मिलियन यूनिट बिजली पैदा कर लेते हो, 1 मिलियन यूनिट। और उसमें टोटल आप यूरेनियम यूज करते हो 23.5 kg, उससे आप 1 मिलियन यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हो। तो बेसिकली कम फ्यूल में ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन का एक बहुत इकोनॉमिकल तरीका है, जिसमें आपको डीकार्बनाइजेशन का, नेट जीरो का, कार्बन न्यूट्रल का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। ये स्टीम जनरेटर है, जो वहाँ से एनर्जी, जहाँ से जो पानी गर्म होकर आया था वो यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद अभी टरबाइन में जाएगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक एनिमेशन दिखाएगा। ये आपके टरबाइन है, इसमें एक हाई प्रेशर टरबाइन होता है जो गोले जैसा दिख रहा है, ये हाई प्रेशर टरबाइन है, HPT लिखा हुआ है। ये लो प्रेशर टरबाइन है, लो प्रेशर की 2 टरबाइन होती है। ये सब सेम होता है, आप थर्मल प्लांट में जाओगे ये सब आपको दिख जाएगा, सब जगह सेम होता है। बस आपको प्राइमरी साइड जो है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो चक्र था वो अलग दिखेगा। ये टरबाइन होता है इस तरीके से। उसके बाद वो जो लास्ट में दिख रहा है जो ग्रीन हो गया अभी, ये है आपका जनरेटर। इसके बाद आपको एनर्जी ग्रिड में मिलती है और आपके घरों में आती है। एक छोटा सा वीडियो और देखेंगे, उसके बाद हम फिर खत्म करेंगे।